Hello friends, I am Nitya Sharma. Welcome to the Thul Academy. आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास की। पिछले लेक्चर में हमने भारतीय इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत का इतिहास, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ही स्टार्ट कर दिया है, इसमें हमने चालुक्य वंश की बात की थी। अगर देखा जाए तो जो दक्षिण भारत का साम्राज्य है, यहाँ पर चालुक्य वंश और पल्लव वंश ये प्रभावी रहे हैं और अगर हम बात करें तो अपने प्रभुत्व के लिए इनमें आपस में संघर्ष भी होता रहा है। जो चालुक्य वंश है उसमें क्या क्या प्रशासन व्यवस्था थी, किस तरह से वहाँ पर जो आर्थिक व्यवस्था थी और कला संस्कृति के बारे में हमने जाना। आज हम दक्षिण भारत साम्राज्य के अंतर्गत पल्लव वंश के बारे में बात करते हैं। जगह पल्लव राजवंश की अगर बात की जाए तो ये जो राजवंश था, जगह इसका जो शासन रहा है, ये 575 से 897 ईस्वी तक रहा है। जो ये राजवंश था, ये प्राचीन भारत में, जो दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख प्रसिद्ध राजवंश था। इस वंश के शासक स्वयं को क्षत्रिय मानते थे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जब चालुक्य वंश की बात की थी, तो जो चालुक्य वंश है ये क्षत्रिय वंश के थे, लेकिन ये स्वयं को ब्राह्मण मानते थे। ब्राह्मण जो थे उस समय पर पुरोहित जो होते थे उनको ये विशेष महत्व देते थे और स्वयं को भी ये ब्राह्मण कहते थे। वैसे ही अगर हम पल्लव वंश की बात करते हैं तो ये खुद को क्षत्रिय राजवंश का समझते थे। पल्लव राजवंश की बात अगर करते हैं तो ये, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, जो ये राज्य का विस्तार था, ये दक्षिण भारत में, जो हम अभी वर्तमान में तमिलनाडु का जो क्षेत्र बोलते हैं, इस तरह यहाँ पर विस्तार था। जो राजधानी बनाई गई ये कांची या कांचीपुरम जिसको कहते हैं, वो पल्लव वंश राजवंश द्वारा कांची को राजधानी बनाया गया। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं, जो दक्षिण भारत में जो राज्य का विस्तार किया गया था पल्लव राजवंश का, ये तमिलनाडु, तेलुगु और कृष्णा कावेरी, मतलब अगर हम कर्नाटक क्षेत्र तक की बात करते हैं, वहाँ तक इन्होंने विस्तार किया था। पल्लव राजवंश में भी कई प्रमुख राजा रहे हैं जिन्होंने, अगर हम बात करते हैं राज्य विस्तार की, और जो उस समय पर जो संघर्ष चल रहा था पल्लव राजवंश का और चालुक्य राजवंश का, उसमें जो इन्होंने जो विजय हासिल की, उन सब की आज हम बात करेंगे। तो बात करते हैं हम पल्लव राजवंश के प्रमुख राजाओं की। अगर हम पल्लव राजवंश में जो स्थापना की बात करते हैं तो जो स्थापना की गई थी वो की गई है सिंहविष्णु द्वारा। 575 ईस्वी में सिंहविष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की। इन्होंने कांची या कांचीपुरम को राजधानी बनाया। और जो हम उपाधि की बात करते हैं तो सिंहविष्णु ने स्वयं को अवनी सिंह की उपाधि धारण की। सिंहविष्णु द्वारा चोलों को परास्त किया गया, जिसका वर्णन हमें दक्षिण भारत में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वेल्लूर पाल्यम अभिलेख में हमें ये पता चलता है कि जो सिंहविष्णु है उसके द्वारा चोलों को परास्त किया गया था। अगर हम राज्य विस्तार की बात करते हैं तो सिंहविष्णु द्वारा अनेक क्षेत्रों को राज्य में मिलाया गया। और जो राज्य विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो ये कावेरी क्षेत्र, जो कावेरी नदी है, जो अगर हम तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र की बात करते हैं तो वो जो पूरा दक्षिण भारत का जो
हिस्सा था, यहाँ पर क्षेत्र का विस्तार किया था। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जो सिंह विष्णु था ये ना केवल पल्लव वंश का संस्थापक था, बल्कि इसने जो अपने राज्य का विस्तार है वो कावेरी नदी तक फैलाया था। आगे हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन की। महेंद्र वर्मन की अगर बात करते हैं तो ये इनका जो शासनकाल था ये 600 से 630 ईस्वी तक था। इसने मत्तविलास, विचित्रचित्त और गुरधार की उपाधि धारण की थी। इसी के समय जो चालुक्य और पांड्य के साथ संघर्ष शुरू हुआ था, और अगर संघर्ष की बात करते हैं तो ये संघर्ष केवल ऐसा नहीं था कि 5 या 10 साल का या कुछ छोटा संघर्ष नहीं था, बल्कि ये जो संघर्ष था ये करीब 150 साल तक चला। और इस जो युद्ध है या इस संघर्ष को हम 4 चरणों में बांट सकते हैं, जिसमें जो पल्लव वंश के विभिन्न राजा हुए थे, या हम ये कह सकते हैं करीब 3 पीढ़ी तक ये युद्ध चलता रहा। तो आइए जानते हैं कि बात कर रहे हैं उस विभिन्न चरणों में क्या क्या घटनाएं हुई थी। अगर हम बात करते हैं पल्लव चालुक्य संघर्ष की, तो इसको जैसे आप यहाँ पर चार्ट में देख पा रहे होंगे, जो विभाजन किया गया है इसको प्रथम चरण में अगर हम बात करते हैं तो प्रथम चरण में क्या हुआ था, जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में विस्तार किया गया था, उसमें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा महेंद्र वर्मन, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हराया गया था। और इस तरह से जो अगर हम बात करते हैं परिणाम की, तो इसमें चालुक्य राज्य की स्थापना हुई थी। तो इस तरह प्रथम अगर चरण की बात करते हैं तो इसमें पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हराया गया था चालुक्य शासक के द्वारा। अगर हम द्वितीय चरण की बात करते हैं तो जो संघर्ष का द्वितीय चरण था, इसमें नरसिंह वर्मन जो कि महेंद्र वर्मन का पुत्र था, इसके द्वारा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया गया और पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा की गई। तो इसके बाद क्या हुआ, जो चालुक्य राजधानी थी वातापी, यहाँ पर पल्लवों का अधिकार हो गया। इसी युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन को वातापी कोंड की उपाधि से विभूषित किया गया। यही हम ये कह सकते हैं कि वातापी कोंड की जो उपाधि है इसी युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन को मिली। इसी तरह अगर हम तृतीय चरण की बात करते हैं तो जो तृतीय चरण है, तृतीय चरण में जो संघर्ष हुआ ये चालुक्य शासक विक्रमादित्य और 3 पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन के मध्य ये संघर्ष हुआ। मतलब एक चालुक्य शासक जो विक्रमादित्य है और 3 पल्लव शासकों के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगर परिणाम की बात करते हैं तो इस युद्ध में किसी भी पक्ष को कोई लाभ नहीं मिला। मतलब इस युद्ध का जो निर्णय था इसमें किसी भी पक्ष की जीत या हार नहीं हुई थी। इसी तरह अगर हम चतुर्थ चरण की बात करते हैं तो चतुर्थ चरण में चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने 3 पल्लव शासकों को परास्त कर दिया। तो इस तरह से जैसे हम बात करते हैं जो संघर्ष रहा, संघर्ष की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रथम और द्वितीय चरण में संघर्ष हुआ है, इसमें पहले संघर्ष की अगर हम बात करते हैं, प्रथम चरण की बात करते हैं तो इसमें चालुक्य शासक की विजय हुई थी, और द्वितीय चरण की बात करते हैं तो इसमें पल्लव शासक की विजय हुई थी। लेकिन तृतीय और चतुर्थ चरण जो थे इसमें कोई परिणाम नहीं निकला। तो इस प्रकार जो जब हम ये बात करते हैं संघर्ष के दौरान ही जो कई संघर्ष की, तो पल्लव शासक में करीब 3 पीढ़ियों तक ये युद्ध चलता रहा, करीब 150 वर्ष तक ये युद्ध चला। चतुर्थ चरण में अगर हम बात करते हैं तो जो चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय हैं, इसके पुत्र कीर्तिवर्मन को राष्ट्रकूटों द्वारा परास्त किया गया था। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इस
युद्ध के दौरान, इस संघर्ष के दौरान ही जो पल्लव शासक है इन्होंने भी उसके बाद काफ़ी समय तक राज्य किया। जो पल्लव शासक थे उन्होंने उसके इस संघर्ष के बाद भी काफ़ी समय तक दक्षिण भारत में राज्य किया और कई स्थापत्य कला में और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया। पल्लव शासक में कौन कौन से राजवंश आगे रहे हैं? महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन शासन में आए। नरसिंह वर्मन, जैसा कि हमने अभी जाना, महेंद्र वर्मन के पुत्र थे। तत्कालीन अभिलेखों में इनको वातापी कोंड कहा गया है। और वातापी कोंड क्यों कहा गया है ये भी मैंने अभी बताया कि जो युद्ध हुआ था, तो इसमें जो चालुक्य शासकों की जो राजधानी थी वातापी, उसको नरसिंह वर्मन द्वारा जीता गया था, तो इसे वातापी कोंड की उपाधि दी गई है। इसने बादामी विजय के बाद मामल्ल की उपाधि धारण की थी। बादामी और वातापी एक ही हैं। वातापी कोंड भी कहा गया और इसको मामल्ल भी कहा गया अभिलेखों में। इसी तरह काशवकुंडी ताम्रपत्र में नरसिंह वर्मन की श्रीलंका विजय का वर्णन मिलता है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जो राज्य विस्तार था और राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो जो ये नरसिंह वर्मन प्रथम था, ये पराक्रमी शासक हुआ पल्लव वंश का, जिसने न केवल चालुक्य से राज्य की रक्षा की, बल्कि वहाँ से जो उनकी राजधानी थी वहीं पर हमला किया और उसको जीत भी लिया था। इसी तरह श्रीलंका विजय का भी वर्णन हमें जो दक्षिण भारत में जो लेख मिले हैं काशवकुंडी ताम्रपत्र, इससे मिलते हैं। तो इस तरह से हमने जाना नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। आगे हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय की। नरसिंह वर्मन द्वितीय की अगर बात करते हैं तो जो अगर हम स्थापत्य कला की बात करते हैं या वास्तुकला की, तो नरसिंह वर्मन द्वारा कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया गया, जैसा कि आप यहाँ पर पिक देख पा रहे हैं। और अगर हम काशी के कैलाश मंदिर की बात करते हैं तो ये वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। नरसिंह वर्मा द्वितीय के दरबार में ही संस्कृत विद्वान दंडिन रहा करते थे। इनके द्वारा कई संस्कृत ग्रंथ लिखे गए, जिसमें से काव्य दशकुमार चरित प्रमुख है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो नरसिंह वर्मन के समय जो स्थापत्य कला का और वास्तुकला का जो हमें उदाहरण मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। आगे हम बात करते हैं नंदी वर्मन द्वितीय की। नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया गया, जैसे कि आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे हैं। अधिकतर जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर जो थे द्रविड़ शैली में बनाए गए थे। नंदी वर्मन के बाद दंती वर्मन को जो लेख मिले हैं इसमें वेल्लूर पालियम अभिलेख, दक्षिण भारत में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें इसे माफ कीजिएगा विष्णु का अवतार कहा गया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो अंतिम राजा रहे हैं पल्लव शासन में, इनका नाम था अपराजित। अपराजित को 897 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम के द्वारा पराजित किया गया। तो इस तरह से हमने जाना कि पल्लव वंश है, इनमें कौन कौन से शासक रहे हैं और इनका शासन में क्या क्या योगदान रहा है। आगे हम बात करेंगे पल्लवकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो पल्लव काल में जो राजनीतिक गतिविधियां रही हैं, जो सामाजिक स्थिति रही है, अर्थव्यवस्था रही है और जो कला संस्कृति रही है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम जो जिस तरह से
वास्तुकला में पल्लव वंश का जो योगदान रहा है इसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में बात करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पल्लव वंश में जो शासक रहे हैं उनके बारे में जाना। अगले लेक्चर में हम राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था और कला साहित्य के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।